हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कैट 2021 स्लॉट 1 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागन इज। तो यहाँ पे हमारे सामने दो फिगर हैं, एक है मेरे पास रेगुलर हेक्सागन और दूसरा है मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा है कि दोनों का एरिया अगर सेम होगा तो उस केस में मेरे पास जो हेक्सागन होगा उसकी साइड कितनी होगी, ये मुझे निकालनी होगी। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ रेगुलर हेक्सागन जो है मेरे पास उसकी साइड ए है। तो कोई भी रेगुलर हेक्सागन जिसकी साइड ए होती है उसका एरिया होता है मेरे पास 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पता होगा आपको। और ये मेरे पास इक्वल है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया के जिसकी साइड है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड 12 है उसका एरिया कितना होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड एस होती है उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइड स्क्वायर यानी 12 इंटू 12। ये दोनों आपस में इक्वल गिवन है, मुझे सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हुआ तो ये 2 आ गया, 2 से कैंसिल किया तो ये 6 आ गया, 3 से कैंसिल किया तो ये 2 आ गया। राइट, आप किसी और में भी कैंसिल कर सकते हैं। ये आ गया 24। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो मेरे पास एक ही जो वैल्यू आ जाएगी जिस फॉर्मेट में ऑप्शंस में गिवन है उस फॉर्मेट में मेरे पास हो जाएगा 2√6। तो 2 अंदर जाएगा तो 4 इंटू 24। तो a इज इक्वल टू 2√6 विच विल बी द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। हमको ऑप्शन भी मैच करने पड़ते हैं। √24 है मेरे पास। ये √24 किस फॉर्मेट में गिवन है, सीधा √24 ही गिवन है या सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में गिवन है, वो हमको चेक करना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी। सिंपल प्लेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Onion is sold for 5 consecutive months at a rate of 10, 20, 25, 25 and 50 per kg respectively. A family spends a fixed amount of money on onion for each of the first 3 months and then spends half of that amount on onion for each of the next 2 months. तो मैं मान लेता हूं कि पहले जो 3 महीने हैं उसमें जो स्पेंड हुआ है मेरे पास वो हुआ है लेट्स से 100 रुपीज़। पहले मंथ हुआ 100 रुपीज़, सेकेंड मंथ हुआ 100 रुपीज़, थर्ड मंथ भी होगा 100 रुपीज़, क्योंकि 3 महीने पहले के जो हैं वो सेम अमाउंट स्पेंड हो रहा है मेरे पास। फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स की बात करूं मैं तो वो हो रहा है मेरे पास इसका हाफ, तो मैं मान लेता हूँ 50 रुपीज़। लेकिन अब इतना अमाउंट मुझ पर स्पेंड हुआ है फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ एंड 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसकी रेट गिवन है। रेट पहले महीने की गिवन है 10 रुपीज़ पर केजी। अगर 100 रुपीज़ आपने स्पेंड किया है और रेट है मेरे पास 10 रुपीज़ पर केजी, तो यू विल बी एबल टू परचेज 100/10 विच इज 10 kg। यहाँ पे कितना परचेज करोगे आप, 100/20 विच इज इक्वल टू 5 kg, 100/25 विच इज इक्वल टू 4 kg, 50/25 विच इज इक्वल टू 2 kg। और 5th मंथ में लास्ट में आपने स्पेंड किया 50 रुपीज़ और रेट है 50 रुपीज़ पर केजी, तो यू विल परचेज 1 kg क्वांटिटी। राइट, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, द एवरेज एक्सपेंस फॉर अनियन इन रुपीज पर केजी फॉर द फैमिली ओवर दिस 5 मंथ्स। तो टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया गया है डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी परचेज की गई है, बस ये निकालना है हमें। तो 100, 100, 100, 300 और ये हो गया 400। सो टोटल अमाउंट स्पेंट इज 400 और टोटल क्वांटिटी परचेज्ड इज 10 + 5 15 19 21 22। ये मेरा आंसर होगा। सिंप्लीफाई किया तो इसको 200/11 और ये हो जाएगा ये आएगा मेरे पास। क्लोजेस्ट ऑप्शन हियर इज 18। बहुत ही इजी क्वेश्चन। टोटल अमाउंट मान लिया,
ऐसा नंबर अज्यूम किया हमने जो इससे डिविजिबल होगा, तो 100 डिविजिबल होता है, 50 भी डिविजिबल हो जाता है मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने ऐसे अमाउंट माना है, तो मेरे पास टोटल अमाउंट स्पेंड हुआ 400, टोटल क्वांटिटी परचेज हुई है वो मेरे पास 22 हुई है। तो एवरेज निकालना है 5 महीने का, वो आ जाएगा 200/11 18 पॉइंट समथिंग, एंड क्लोजेस्ट ऑप्शन इज ये ऑप्शन 18। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ r इज ए कांस्टेंट सच दैट मॉडुलस ऑफ x² - 4x - 13 is equal to r has exactly 3 distinct real roots, then the value of r is। देखो यहाँ पे मेरे को गिवन है, मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं मेरे पास, और आपको पता है जब भी मॉडुलस का साइन हटाते हैं तो मेरे पास प्लस माइनस वैल्यू आती है मेरे पास, राइट। तो मैं मॉडुलस का साइन हटाता हूँ और 2 वैल्यूज लेता हूँ। जैसे मॉडुलस का साइन हटेगा यहाँ पे, आपको पता है x² - 4x - 13 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस आर, ठीक है ना। मॉडुलस हटाएंगे तो एक बार प्लस वैल्यू ले लेता हूँ मैं, x² - 4x - 13 इज इक्वल टू लेट से दिस इज प्लस आर, और ये x² - 4x - 13 इज इक्वल टू माइनस आर। इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो x² - 4x - 13 माइनस आर इज इक्वल टू 0। या फिर एक काम और कर सकते हो, आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार पूरा, दोनों साथ में लेके चलेंगे इसको। x² - 4x - 13 प्लस आर, या इसको प्लस आर - 13 इज इक्वल, ठीक है, सही लिया ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखूंगा, आप इस इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं। अब ये मेरे पास ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स इसके आएंगे, 2 रूट्स इसके आएंगे, और इन टोटल देयर विल बी 4 रूट्स रियल होंगे। या तो 2 रियल होते तो इसका मतलब 2 इमेजिनरी हो जाते। अब इस क्वेश्चन में मैंने 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें से एक इक्वेशन ऐसी होगी जिसके रूट्स कोइंसाइड करेंगे, यानी डिस्टिंक्ट रूट नहीं होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, तो वो तीसरा रूट बन जाएगा मेरे पास। तो दोनों का डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं पहले मैं, तभी मैं कुछ कंक्लूजन पे पहुंच पाऊंगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, b² - 4ac, b² इज 16 माइनस का 4, a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है, और c की वैल्यू आएगी माइनस का 13 प्लस आर, माइनस का 13 प्लस आर, राइट। ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया है इसका, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, b² यानी कि 4 माइनस b² सॉरी 16 माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू r - 13, ठीक है। दोनों को साथ में लेके चलूंगा और मैं बताऊंगा कि एंड में हमको ये लॉजिक कैसे अप्लाई होगा कि जिसमें सेम रूट आएगा और किसमें डिस्टिंक्ट रूट आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 52 प्लस 4r, यानी कि ये हो गया मेरे पास 68 प्लस 4r, ये कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस 4r, और ये 68 माइनस, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में मेरे को गिवन है यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। अब यहाँ पे आप सोचो कि r जो है वो एक मॉडुलस वाली क्वांटिटी है, यानी r के सामने जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, तो r हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि r की जो वैल्यू है ये मॉडुलस की वैल्यू आएगी, और मॉडुलस की वैल्यू जब भी सॉल्व करूंगा मैं तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। सो r विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर r हमेशा पॉजिटिव होगा इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। सो इफ दिस, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि मेरे पास किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके मेरे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। तो मेरे पास टोटल 3 रूट आ रहे थे, इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है मेरे पास, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उस डिस्क्रिमिनेंट 68 माइनस 4 आ रहा है। अब इस केस में इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 ही होना चाहिए, क्योंकि इसका एक ही रूट आ रहा है, यानी कि रूट कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर इसका भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता तो इसमें भी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आते, लेस देन 0 होता तो उस केस में मेरे पास 2 इमेजिनरी रूट्स आते। लेकिन यहाँ पे टोटल 3 रूट आ रहे हैं, 2 रूट तो इसके आएंगे क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक का
सिर्फ एक ही रूट आएगा, यानी दोनों रूट कोइंसाइड हो जाएंगे। वो तभी पॉसिबल है जब मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और वैसे भी पॉसिबिलिटी है कि r मेरे पास ग्रेटर देन 0 नंबर होगा। सो 68 माइनस 4r विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 होना पड़ेगा, एक रूट आ रहा है। तो 68 माइनस 4r विल बी इक्वल टू 0, तो r विल बी r की वैल्यू, सॉरी 17 चौक कर सकना, r की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, 17 इंटू 4 इज 68, करेक्ट, ठीक है ना। तो व्हाट आई हैव डन इज, यहाँ पे मेरे पास एक मॉडुलस है और इक्वल टू आर गिवन है। मैंने एक बार प्लस साइन लिया और एक बार माइनस साइन लिया। प्लस साइन लेके मेरे पास ये वाली कंडीशन आ रही है, माइनस साइन लेके मेरे पास ये वाली कंडीशन आ रही है डिस्क्रिमिनेंट। अब मुझे 3 डिस्टिंक्ट रूट गिवन है इसके, तो ये तभी पॉसिबिलिटी है जब दो तो मेरे पास ग्रेटर देन 0 हो डिस्क्रिमिनेंट में, और एक मेरे पास रूट कोइंसाइड कर जाए, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। अब r मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो ये क्वांटिटी मेरे पास हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ग्रेटर देन 0 होगा। जहां पे मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना पड़ेगा, सो 68 माइनस 4r विल बी इक्वल टू 0 एंड r विल बी इक्वल टू 70। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन फॉर दिस लॉट ऑफ फैक्ट। Amal purchases some pens at ₹8 each. To sell these, he hires an employee at a fixed wage. He sells 100 of these pens at ₹12 each. If the remaining pens are sold at ₹11 each, एक बार लिख लेते हैं हमने क्या क्या समझा है यहाँ से। अमल परचेजेस सम पेन्स, जो मुझे नहीं पता है कि कितने खरीदे हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि उसने टोटल X पेन खरीदे हैं, राइट, और 8 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, तो उसकी टोटल जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वो मेरे पास 8x आ जाएगी, ठीक है। टू सेल दिस ही हायर्स एन एम्प्लॉय एट ए फिक्स्ड वेज, तो मैं मान लेता हूँ उसकी सैलरी W है मेरे पास, वेज W हो जाएगी। ही सेल्स 100 ऑफ दिस पेन्स एट 12 रुपीज ईच। इफ द रिमेनिंग पेन्स आर सोल्ड एट 11 ईच, देन ही मेक्स a net profit of 300, while he makes a net loss of 300 if the remaining pens are sold at 9 each, then the wage of the employee. Okay, दो तरीके निकालते हैं इसको करने के। पहला तरीका तो बेसिक इक्वेशन से कर लेते हैं कि टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू प्रॉफिट, एंड टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू लॉसेस। तो पहले मेरे पास टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, मेरे पास पहले केस में क्या हो रहा है, मेरे को 11 में बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, 11 में बेचने में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो टोटल सेलिंग प्राइस विल बी 100 इंटू 12, 100 इंटू 12, यानी 100 पेन तो मैंने 12 के हिसाब से बेचे हैं, प्लस मेरे पास बचेगा कितने पेन, मेरे पास x माइनस 100 पेन बचेंगे, 100 पेन बचेंगे x माइनस 100, वो बेचे हैं मैंने 11 के हिसाब से, ठीक है ना। तो टोटल मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई है, ठीक है। इसमें से अगर मैं कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा मेरे पास, टोटल कॉस्ट प्राइस 8 इंटू एक्स तो होगा ही होगा, जो मेरे पास जो पेन्स हैं उसका कॉस्ट प्राइस, इसके अलावा मुझे सैलरी भी पे करनी पड़ रही है, तो मेरे पास वो भी कॉस्ट प्राइस होगा। इसकी वैल्यू जो गिवन है मेरे पास, दिस इज माय टोटल सेलिंग प्राइस, दिस इज माय टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। दिस इज माय टोटल सेलिंग प्राइस, दिस इज माय टोटल कॉस्ट प्राइस, एंड दिस विल बी इक्वल टू 300 प्रॉफिट, ठीक है ना। सेकंड केस में क्या हो रहा है, मेरे पास लॉस हो रहा है। लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू लॉस, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी मेरे पास, वो तो इतनी ही होगी, विच इज इक्वल टू 8x प्लस W, दैट इज माय कॉस्ट प्राइस। इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए क्या होगा, 100 तो वो 12 के हिसाब से बेच ही रहा है, लेकिन 100 माइनस x माइनस जो 100 है, x माइनस जो 100 है वो बेच रहा है अब 9 के हिसाब से, 9, इसकी वैल्यू भी 300 गिवन है मुझे, ठीक है ना। 300 का लॉस। पहले केस में जब वो x माइनस 100 पेन 11 पे हिसाब से बेचता है तो 300 का प्रॉफिट होता है, जब x माइनस 100 पेन 9 के हिसाब से बेचता है तो 300 का लॉस होता है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय यानी W की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई हैं, दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। दोनों को सिंप्लीफाई करने के दोनों को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, राइट। 100 इंटू 12 और 100 इंटू 12 ये भी यहाँ से खत्म हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा
x माइनस 100 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 100 कॉमन आ जाएगा और 11 माइनस 9 आ जाएगा मेरे पास विच इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू ऐड किया तो 600, यानी कि x माइनस 100 की वैल्यू आ जाएगी 300 और x की वैल्यू आ जाएगी 400। x की वैल्यू 400 आ गई। हमसे क्वेश्चन में पूछा है w की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 400 आ गई है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ इसको, ठीक है। x की वैल्यू 400 पुट करूंगा मैं। ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया है मेरे पास 1200 प्लस x की वैल्यू 400 पुट करी तो 400 माइनस 100 300 इंटू 11, 300 इंटू 11 3300 माइनस 8x 8 इंटू 400 3200 और माइनस w विच विल बी इक्वल टू 300, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व किया इसको तो w की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इन दोनों का इक्वल किया तो 100 100 1300 माइनस 3 1000, सो w की वैल्यू 1000, तो 1000 एयर विल बी दी करेक्ट। तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करके हमने निकाला है, बट लॉजिक सेज कि उसका जो अल्टीमेटली लॉस हो रहा है वो यहाँ पे 11 रुपए का बेच रहा है और यहाँ पे वो 9 रुपए का बेच रहा है। तो इफेक्टिवली उसके पास x माइनस 100 जो पेन है, x माइनस 100 जो पेन है वो बेसिकली 2 रुपए के डिफरेंस में अगर बेचे जाएं, 11 रुपए से 9 रुपए पे आ जाएं, तो जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो सीधा 600 का होगा। 300 प्लस से मैं 300 माइनस पे आ जाऊंगा। अगर 11 रुपए में बेचता हूं तो 300 प्लस, 9 रुपए में बेचता हूं तो 300 माइनस, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 600, 300 माइनस माइनस 300 600, और यहाँ पे डिफरेंस आ गया 2 रुपीज का। सो फाइनली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x और x की वैल्यू सॉल्व करके यहाँ से निकाल। तो ये जो इक्वेशन दो हमने बनाई है और सॉल्व करके यही इक्वेशन निकाली कि x माइनस 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 600, ये डायरेक्टली भी में आ सकता। बाकी सब तो सेम ही है, बस खाली जो पेन है वो 11 रुपए से अगर 9 रुपए में बेचा गया है तो डिफरेंस आएगा 2 रुपए का, और दैट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस का जो डिफरेंस है वो मेरे पास 600 का होगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर जो W का आया मेरे पास विच इज 1000, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Anil invests some money at a fixed rate of interest compounded annually. If the interest accrued during the second and third year are 806.25 and 866.72 respectively, then the interest accrued in NR during the fourth year is nearest. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं पहले आपको प्रॉपर इक्वेशन बना के बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको इतना प्यारा मेथड बताऊंगा, यू विल बी शॉक्ड कि इतना इजी क्वेश्चन था मेरे पास करने के लिए। बट एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, वो पहले इक्वेशन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जब करेंगे तब उसको देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये गिवन है कि I'll invest some money at a fixed rate compounded annually if the interest accrued during the second year और थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर में मेरे पास इंटरेस्ट कितना आएगा, जब मेरे पास टोटल अमाउंट निकाल लूँ मैं सेकेंड ईयर का और टोटल अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर निकाल लूंगा, तो डिफरेंस आएगा वो इंटरेस्ट आ जाएगा। व्हाट आई मीन इज मेरे पास सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर खत्म होने पे मेरे पास टोटल पैसा कितना होता है 1 प्लस r/100 की पावर 2, ठीक है ना। p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n होती है मेरे पास टोटल। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो दिस इज द टोटल अमाउंट I will receive after 2 years, and if I subtract the total amount which I will receive after 1 year, so after 2 years and after 1 year, so that difference will be equal to interest, and this is given as 806.25, right? In the second case, interest accrued during the third year is given. So third year, after third year, my total amount, principal plus compound interest, will be equal to this, and if I subtract the total amount I received after 2 years will be equal to this. So if I subtract these two, I will get the interest for the third year, and which is given as 866.72. I am solving this equation first of all by equations, then we will see the shortest method of it, short trick, right?
नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आई टेक P okay, what will I do is first we take this P into 1 plus R by 100 का स्क्वायर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, then I'll get 1 plus R by 100, right? ठीक है ना भाई, यहां से मैंने P इंटू 1 प्लस R by 100 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचेगा ये, और यहां पे मैं P इंटू कॉमन ले लेता हूं, तो आई विल गेट 1 प्लस -1, राइट? दिस इज इक्वल टू 0.72, दिस इज इक्वल टू 0.25, ठीक है ना? दिस इज सेकंड इक्वेशन विच इज रिड्यूस टू दिस, यहां से यहां पे आए, यहां से यहां पे आए, एंड आई डिवाइड बोथ. व्हाई आई एम डिवाइडिंग, दिस टर्म विल बी कैंसल्ड आउट, P से P कैंसिल हो जाएगा, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली आई विल रिसीव 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस. We will solve, we have calculator in our hands, so we will solve by this. 866.72 divided by 806.25 is equal to 1.075. 1.075. इससे हम R की वैल्यू निकालेंगे. R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 हो जाएगा इसमें से, और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, तो 7.5 जो है R की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास. 7.5 जो है R की वैल्यू. तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R विच इज इक्वल टू 7.5 बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. और अब मुझे निकालना है क्वेश्चन में द इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द 4th ईयर, यानी 4th ईयर में मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा. सो 3rd ईयर में अगर मेरे पास ये इंटरेस्ट आ रहा है, तो मेरे पास 4th ईयर में जो इंटरेस्ट आएगा वो इस पे आएगा ही आएगा, इसके अलावा ये इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा. आप समझो कंपाउंडिंग में मुझे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है. इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आई विल गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है ना? सो इन द 3rd ईयर आई एम गेटिंग दिस इंटरेस्ट. So the difference in interest from 3rd year and 4th year will be equal to interest on interest, which is this, right? So interest on interest. So I'll calculate the interest on 866.72, which is the interest for 3rd year. 866.72, ठीक है ना? 866.72 ये आ गया मेरे पास. इस पे मैं कैलकुलेट करूंगा द 7.5% के हिसाब से फॉर 1 ईयर. सो ये जो आएगा मेरे पास, दैट विल बी द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, एंड 866.72 जोड़ दूंगा, सो टोटल जो इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा. सो आई विल कैलकुलेट दिस टू गेट द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द 3rd ईयर एंड 4th ईयर, ठीक है ना? तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 866.72 multiplied by 7.5 divided by 100, which is equal to 65.004. 65.004. So 65.004 is nothing but the difference of interest between the 3rd year and 4th year, right? तो ये मेरे पास इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया. मैं इसको अगर 866.72 में जोड़ दूंगा, तो मेरे पास जो टोटल इंटरेस्ट आएगा 4th ईयर का वो आ जाएगा. तो माय फाइनल आंसर विल बी 866.72 प्लस 65.004. So I have got the answer 65.004. If I add 866.72, so 931.724. 931.72. 931.7. Yeah, फर्स्ट ऑप्शन भी माय आंसर. तो हमने दोनों इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, आर की वैल्यू निकाली, और आर की वैल्यू निकालने के बाद मैंने देखा दैट द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 866.72 पे जो मुझे मिलेगा. मुझे डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट निकाला, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि सीधा 866 को प्रिंसिपल मान लिया और उस पर आप
866 इंटू 1 प्लस आर बाय 100 करके भी निकाल सकते. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, राइट. यू आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन. लेकिन अभी मैंने कहा आपसे कि इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट हैपेंस इज द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. सो वी कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट हियर एज वेल. यहाँ पे सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है ये इतना है, एंड थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है वो इतना है. तो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 866.72 माइनस 806.25. दिस इज द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट कितना 806.25 पे मेरे को इंटरेस्ट. So this difference of interest is nothing but interest pay interest. So interest pay interest you can calculate the value of R. एक बार देख लेते हैं यहाँ पे. So 866.72 minus 806.25 is equal to 60.47. 60.47 will be equal to 806.25 into R by 100. So we will calculate the value of R. ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना. इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पहले 6047 डिवाइडेड बाय 806.25 which is 7.5. तो R की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई है 7, ठीक है ना. सो R की वैल्यू एक बार आ गई है, फिर तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा ही लेंगे. भाई R की वैल्यू यहाँ पे आने के बाद भी ये कॉन्सेप्ट लगाया था. तो R की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप ये वाला मेथड करो विच इज वेरी लॉन्ग टू सॉल्व टू इक्वेशंस. R की वैल्यू निकालो, या आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है. आई रिपीट, द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इन 2 consecutive years in compound interest is nothing but the interest on interest, right? So interest पे इंटरेस्ट निकाला हमने, so we could calculate the value of R directly here. And once we have calculated the value of R, there are many ways to calculate the interest of 4th year. So we thought of this method and we found the answer as 931.7. And the difference of interest between the 4th year and 3rd year, the difference of interest between the 4th year and 3rd year will be this, ठीक है. And total interest will be, once I add the interest of 3rd year into the difference of interest, I will get the interest for the 4th year 931. ठीक है, which is A option. And we have solved all the 5 questions. This was the last question for. Thank you.